शब्द का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि जो कांग्रेस ने रिपोर्ट बनाई, मोतीलाल नेहरू ने जो रिपोर्ट बनाई, वो संपूर्ण भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने के लिए थी। भाई अच्छी सरकार का क्या काम होगा? अगर कोई अच्छा नेता होगा या अच्छी सरकार होगी तो वो सभी वर्गों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए उसको सोचना होगा, मनुष्यों के लिए उसको सोचना चाहिए, प्रकृति के लिए उसको सोचना चाहिए, और समान रूप से कि सभी मनुष्य बराबर हैं उनके लिए। ऐसा थोड़ी ना कि वो किसी एक विशेष वर्ग की बात करने लग जाए। तो तब क्या है, तब दिखता है कि वह व्यक्ति जो है एक लालची व्यक्ति है। ठीक है। और फिर क्योंकि व्यक्तियों को अपने स्वार्थ से अर्थ होता है, फिर वही व्यक्ति जो है उनको नेता भी बना लेते हैं, और फिर उनको तय कर लेते हैं कि नहीं, ये तो हमारी जाति के और हमारे वर्ग के नेता हैं, क्योंकि हमको जो है छुटकारा इन व्यवस्थाओं से यही दिलाएंगे देवदूत के रूप में, है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो नेहरू रिपोर्ट में कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई थी, तो इसके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में यहाँ नोट कर लेना, इसका क्या बोलेंगे, नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना ने विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट, उसने वो कहा कि इसमें तो हिंदुओं की बात है सिर्फ। नेहरू रिपोर्ट का जिन्ना ने विरोध किया। नेहरूज रिपोर्ट अपोज्ड बाई जिन्ना। और जिन्ना का जो विरोध है, उसी के बदले में उसने लिखा कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं है, हम अपना एक प्रोग्राम देंगे। तो 14 सूत्रीय कार्यक्रम, 14 पॉइंट प्रोग्राम जिसको कहा जाता है, या जिन्नाज 14 पॉइंट जिनको कहा जाता है, जिन्नाज 14 पॉइंट्स। समझ में आए जिन्ना ने ये 14 सूत्री कार्यक्रम क्यों दिया था? थम्स अप करके बताइए। जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम किससे नाराज होकर दिया? नेहरू रिपोर्ट से। तो ये मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था कि वो 14 पॉइंट्स क्या हैं। तो एक बार एक मतलब ओवरलुक आप लेंगे, नोट नहीं करना है ना, नोट नहीं करना है, सिर्फ एक बिंदु मैं आपसे कहूंगा, उसको देखना ध्यान से। इन्होंने कहा एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। पढ़िए, फटाफट से पढ़िए। संघीय संविधान जिसमें प्रांतों को शेष शक्तियां बरकरार रखी जाएंगी। जब पीडीएफ आपको मिल जाए तब नोट कर लेना। प्रांतीय स्वशासन, प्रोविंशियल सेल्फ गवर्नमेंट स्वशासन को हम आपको समझा चुके हैं। भारतीय संघ में शामिल राज्यों की स्वीकृति के बिना केंद्र द्वारा कोई संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक प्रांत की सभी विधानसभाओं और निर्वाचित निकायों में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व, किसी प्रांत के मुस्लिम बहुमत को अल्पमत या समानता में बदले बिना। ठीक है। तो मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात थी, और ये यहाँ पर चाहते थे एक तिहाई प्रतिनिधित्व हो। सरकारी और स्वयं सरकारी संस्थाओं में मुसलमानों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। केंद्रीय विधायिका में मुसलमान जो प्रतिनिधित्व, 1/3 मुसलमान होने चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में। देखिए इनका फोकस किस वर्ग की तरफ है जिन्ना का, बताइए एक बार। प्रांतों के मध्य में किसी भी मंत्रिमंडल का 1/3 हिस्सा मुसलमान होना चाहिए। अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित करें, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, ये महत्वपूर्ण बात है। नेहरू रिपोर्ट इसके लिए मना कर रही थी कि निर्वाचन, जो पृथक निर्वाचन है वो खत्म हो, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, एक अलग निर्वाचन हो। किसी भी विधानमंडल में कोई कानून या प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है यदि अल्पसंख्यक समूह के 3/4 लोग मानते हैं कि यह उनके हितों के विरुद्ध है। जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज बोले तो आपका मुस्लिम, मुख्यतः ये उसी की बात कर रहे हैं, या बाकी जो समुदाय हैं आपके, जैन हो चाहे बौद्ध हो। तो ये कह रहे हैं कि अगर उनका 3/4 लोग ये मान जाए कि उनके हितों के विरुद्ध है, तो उसको कानून को ना लागू किया जाए। ठीक है। अच्छा, किसी भी भौगोलिक समायोजन से पंजाब, बंगाल या उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है, यानी कि जो आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, जिसको NWFP कहा जाता है, में मुस्लिम बहुसंख्यकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं होगा आप समायोजन इस तरह से कर दें या बांट दें कि मुसलमान वहां पर बहुसंख्यक ना रहें। सिंध को बंबई से अलग कर दिया गया। NWFP जो ऊपर लिखा हुआ था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और बलूचिस्तान संवैधानिक परिवर्तन की बात की गई। सभी समुदायों के लिए पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है, 13 में। और मुसलमानों के धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषाई अधिकारों के संरक्षण की बात। तो आप कहेंगे जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं, जिन्ना के जो 14 पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे जो हैं भैया आपका, ये केंद्र में किसको रख करके लिखे गए हैं? तो उन्होंने मुस्लिम वर्ग को केंद्र में रख करके इनको लिखा। बात क्लियर है? बोलेंगे एक बार, बात क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ जी। तो यानी कि एक संपूर्ण प्रतिनिधित्व की बात नहीं की। और उन्होंने कहा कि भाई जो नेहरू रिपोर्ट है, ये तो कांग्रेस जो दल है इसमें तो हिंदू शामिल हैं सारे। और जैसे आज बीजेपी को आप संज्ञा देते हैं ना, एक समय पे मुस्लिम नेताओं द्वारा कांग्रेस को भी वही संज्ञा दी जाती थी, है ना। कमाल की बात है। उस पर भी हिंदूवादी संगठन होने के आरोप लगते थे शुरुआती दौर में। तो कांग्रेस को वो कहते थे कि भाई इसमें तो मोस्ट ऑफ द हिंदूज है, तो अगर इसमें सभी हिंदू हैं
तो ये मुसलमानों के हित की बात नहीं करेंगे। तो इसीलिए जिन्ना ने विरोध किया और जिन्ना ने अपना मांग की कि भाई ये 14 सूत्रीय कार्यक्रम है। तो ऐसे ही फिर ये मांगे कोई एक्सेप्ट नहीं की ब्रिटिश सरकार द्वारा, और ये चलती नहीं आगे। फिर आ गया 1929 लाहौर अधिवेशन। ब्रिटिश सरकार ने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया है अभी। लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, ये मुझे बताएं। लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अगर प्रश्न मेरा ये रहेगा, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। उसके बाद में मैंने बताया गांधी जी का ध्यान चला गया, गांधी जी का ध्यान चला गया आपका खादी और चरखे पर, क्योंकि कांग्रेस में उनकी खिलाफत हुई, क्योंकि जो वो चुनावों का बहिष्कार करने की बात कर रहे थे। तो गांधी जी की बात को जब वहां पर पानी नहीं दिया गया तो गांधी जी ने खुद को साइड कर लिया कांग्रेस से। तो फिर से एक मुहिम चली, क्योंकि गांधी जी फिर से एक्टिव हो गए, कांग्रेस से दूर नहीं हुए वो। अभी आप ये सोच रहे हैं बस थोड़ा सा किनारा कर लिया और बाकी कामों पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, लेकिन कांग्रेस में उनका वर्चस्व था। अभी मैंने बताया कि उन्होंने नेहरू जी को मनाया इन्हीं दिनों पर, 1928 की बात है, नेहरू रिपोर्ट पर। तो गांधी जी इस समय एक्टिव थे और सब लोगों में ये बात हुई कि फिर से 1929 में गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए। ठीक है, और गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाए। कुछ लोगों ने मांग उठाई, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपना जो है अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन बहुत सारा ज़्यादा मेजोरिटी इस बात को चाहती थी कि नहीं, युवा व्यक्ति जो है, कोई युवा इस बार जो है आपका कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, किसी युवा व्यक्ति को चुनिए इस बार, क्योंकि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक विशेष अधिवेशन में ही चुने गए थे, लेकिन अभी तक कोई युवा व्यक्ति नहीं था। तो यहाँ पर नाम आया जवाहरलाल नेहरू जी का। तो प्रश्न पूछा जाता है, लाहौर अधिवेशन में गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने नॉमिनेशंस रिटर्न कर लिए थे। वल्लभ भाई पटेल ने नाम वापस ले लिए थे। क्या कर लिए थे? नाम वापस ले लिए थे इन लोगों ने। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल कब मिला था बताओ? ये इसी इसी दौर की बात है, इसी दौर की बात है। तो इनको जो सरदार की उपाधि मिली थी, ये इन्होंने गुजरात में एक किसान आंदोलन में भाग लिया था। सरदार का जो टाइटल है इनको किसने दिया था, टाइटल ऑफ सरदार? तो ये बारदोली सत्याग्रह में इनको मिला था। बारदोली सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने इनको दिया। सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। महिलाओं द्वारा, वहां की जो महिला श्रमिक थी, महिलाओं द्वारा। बात क्लियर है? हम सब करके बताएं। हाँ जी, क्लियर है। तो बारदोली सत्याग्रह में उनको सरदार की उपाधि मिली थी और यहाँ पर उनके नाम के लिए नॉमिनेशन था, जिसको उन्होंने वापस ले लिया। क्या क्या बातें हुई यहाँ पर? पहली बात तो पूर्ण स्वराज की बात थी। तो इन्होंने कहा कि भैया 26 जनवरी को क्या होगा? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे हम अपना। स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की। स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की। स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात की। ठीक है, 26 जनवरी को टॉक अबाउट द सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे ऑन, टॉक्ड अबाउट ऑफ जनवरी। लेकिन बाद में स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त हो गया, आपको पता है। और ये किस दिन को मनाना था? 1929 में तय हुआ कि हम 26 जनवरी 1930 को इसे मनाएंगे। कब? 26 जनवरी 1930 को, यानी कि अभी तो क्योंकि दिसंबर चल रहा था 1929 का, अगले वर्ष जो शुरुआत होगा तो 26 जनवरी को। और 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। हाँ जी, यहाँ इस दिन क्या हुआ आपका? तिरंगा झंडा फहराया गया। तिरंगा झंडा फहराया गया। मैंने आपको पूरा तिरंगा का इतिहास पॉलिटी में पढ़ाया था। एक बार थम्स अप करें कि कब कब हमारे फ्लैग में क्या क्या चेंज हुए, किस किस वर्ष में कौन कौन से चेंज हुए, ऊपर दिखाएं। क्या लिख रहे हैं? बोलो भाई, फटाफट से। पूछे गए होंगे आई एम हु। कह रहे हैं सर एनटीपीसी में कल 3 क्वेश्चन गलत पूछे गए, तो आप बोलेंगे भी फटाफट से। बात क्लियर है? तिरंगा झंडा यहाँ पर फहराया गया और तिरंगा का इतिहास क्लियर है सारे लोगों को, तो यहाँ पर बोलेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सविनय अवज्ञा। गांधी जी यहाँ पर चाहते थे कि भाई हमारी अगर मांगे इन्होंने नहीं मानी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन।
चलना चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अनुमति किस कांग्रेस के अधिवेशन में दी गई थी? तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जब हम सविनय अवज्ञा पढ़ेंगे कि उसके लिए किस अधिवेशन में बात हुई थी। परमिशन टू लॉन्च परमिशन टू लॉन्च डिसओबीडेंस मूवमेंट डिसओबीडेंस डिसओबीडेंस ओबीडेंस मूवमेंट। बात समझे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की अनुमति मिली। अच्छा मुझे बताइए, गांधी जी ने एक बार और चैलेंज दिया था, एक वीक का टाइम दे करके सविनय। तो गांधी जी ने एक सप्ताह का ब्रिटिश सरकार को समय दे करके कब आपका मुझे बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने की बात की थी? याद है? तो आप कहेंगे भैया वो किया था असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन का पूर्ण एक असर होता गांधी जी को नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार को हम कर देना बंद कर देंगे, लगाम देना बंद कर देंगे और सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे और एक सप्ताह के अंदर शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले ही चोरी चोरा हो गया था, आप सबको पता होगा। ठीक है? उससे पहले ही क्या हो गया था आपका? तो भाई जो अतिरिक्त बातें बच्चा किया, अगर आपको लगे कि पढ़ने वाला बच्चा नहीं है तो उसको मुक्ति कौन देगा? हैं? बात क्लियर है? सारी चीजें क्लियर हैं, तीनों चीजें क्लियर हैं। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा, अब गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन तो शुरू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं थे कि भाई एकदम से कहें कि हम कल से मूवमेंट शुरू करेंगे, नहीं। वो कहते थे कि भाई जिससे हमको मांगे मनवानी है तो सबसे पहले उसके पास अपनी मांगे भेज दो कि हमारी मांगे दरअसल में है क्या। आंदोलन शुरू करने से पहले आंदोलन का सही तरीका ये है कि एटलीस्ट जब कल को वो उसको नहीं माने, एक्सेप्ट नहीं करें, तो अब आप तब आंदोलन करें। और यदि वो विचार करें तो उनके पास पहले से बिंदु हो कि वो किस बात के लिए आंदोलन शुरू किया गया था। तो गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि भाई समय दिया जाए, ठीक है, विचार करने के लिए, ताकि आंदोलन की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि आंदोलन से एक हानि भी होती है, देश को भी एक हानि पहुंचती है। हालांकि कई बार उससे परिवर्तन भी होते हैं और कई बार परिवर्तन नहीं भी होते हैं। तो समय भी उसमें जाता है, लोगों का ऊर्जा भी उसमें जाती है। तो हम एक बार जो है वो ज्ञापन दे देते हैं और सरकार को बता देते हैं कि हमारी इच्छाएं क्या हैं। तो उस सविनय अवज्ञा में यहाँ पर आंदोलन को अनुमति, तो गांधी जी ने यहाँ पर 11 बिंदु, कितने बिंदु? 11 बिंदु या 11 मांग लिख लेना है। यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला? 11 अपनी डिमांड्स बताई सरकार को कि भाई 1930 की बात चल रही है कि हमारी ये मांगे हैं और अगर आप इन मांगों को नहीं मांगेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे। ठीक है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी जी की वो 11 मांग कौन कौन सी थी? गांधी जी की वो 11 मांग कौन कौन सी थी? भैया ध्यान से पढ़ना, अपने आप को भटकने मत दो, नहीं तो ये तुमको मुक्ति दे देंगे। हमको पढ़ने वाले बच्चे चाहिए एकदम डेडिकेशन के साथ में, लाइक अर्जुन, जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख पर है। उसको क्या इधर उधर चल रहा है, वो बिल्कुल नहीं भटकता है। गांधी की 11 सूत्री योजना क्या थी? एक तो टोटल प्रोहिबिशन हो लिक्वर का, दारू बंद की जाए। विनियमन की जो विनिमय की दर है, एक्सचेंज रेट जो है वो घटे, 1 शिलिंग 4 पैसे कर दिया जाए, पैसे वो पेंस। भूमि लगान जो दिया जाता है, जितना अभी लिया जाता है उसका एकदम से आधा कर दिया जाए और काउंसिल उसको देख रेख कर ले। नमक पर जो टैक्स लगता है, ये महत्वपूर्ण बात है, इसको देखना। नमक पर जो टैक्स लगता है उसको खत्म किया जाए। सेना पर ब्रिटिश सरकार जो खर्च कर रही है, भारतीयों का दमन ही करती थी वो उस समय पे सेना, हम इंडियंस का ही दमन करती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम ये खर्च भारत पर होना चाहिए, इसको सेना पे मत करो, इसकी जरूरत नहीं है। 50% की कमी हो। बड़ी बड़ी जितनी भी सरकारी नौकरी, उनका वेतन आधा कर दिया जाए। विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे। विदेशी वस्त्रों का जो आयात हो रहा है उस पर क्या होना चाहिए, एक आपका उसको बैन करना चाहिए, बैन करना चाहिए। भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे, इसके लिए कानून का निर्माण हो। सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। इस पॉइंट को पढ़ना, एक तो नमक कर और एक सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए। राजनीतिक मामले उठा लिए जाएं तथा निर्वासित भारतीयों को देश वापस आने की अनुमति दी जाए, जिनको देश से बाहर भेज दिया, नेपाल जेल में भेज दिया, कहीं और भेज दिया। गुप्तचर पुलिस हटा दी जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे। गुप्तचर होते थे ब्रिटिश सरकार के स्पाई। आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए, सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। तो गांधी जी की 11 मांगे समझ रहे हैं कि